नमस्कार, वेलकम टू प्राची की पाठशाला। आज हम क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस यानी कि चैप्टर मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मोशन क्या है, मोशन को कौन से फैक्टर्स के थ्रू स्टडी किया जाता है, कौन से फैक्टर्स मोशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, कितने टाइप्स के मोशन होते हैं, मोशन कौन सी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, अलग अलग फॉर्मूलाज, न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, उनकी डेरिवेशन, सर्कुलर मोशन और सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और उनके सॉल्व करने के तरीके को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के सभी कंसेप्ट्स को एकदम डिटेल्स में समझने के लिए सभी वीडियोस को या सभी टॉपिक्स को आपको ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखना है, जिससे कि आपको ये चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं में से कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं कि मोशन क्या है और ऐसे कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मोशन होता क्या है। मोशन का मतलब है सबसे सिंपल वर्ड्स में मूवमेंट, किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी लिविंग थिंग की या नॉन लिविंग थिंग की मूवमेंट। मोशन का अपने आप में एक सिंपल मतलब है मूवमेंट होना। जैसे हम बोलते हैं अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। मैंने बोला मोशन को सबसे सिंपल वर्ड्स में हम मूवमेंट कह सकते हैं, किसी भी बॉडी की मूवमेंट। बट हम किसी बॉडी को कब कहेंगे कि वो मोशन में है? किसी भी बॉडी को मोशन में तब कहा जाता है जब वो किसी रेफरेंस पॉइंट, किसी ऑब्जेक्ट को जिसको आपने रेफरेंस माना है, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ ऑब्जेक्ट, जो स्टॉप्ड ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, आपने किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को रेफरेंस माना है और आप टाइम के साथ किसी बॉडी की मूवमेंट को या उसकी पोजिशन के चेंजेस को स्टडी कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लेते हैं ये ट्री एक रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पर है। हम मान लेते हैं कि ये कार t is equal to 0 सेकेंड्स पर पोजीशन A पर थी विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्री। ये ट्री जो कि एक रेफरेंस पॉइंट था, हम इस ट्री को रेफरेंस मानकर इस बॉडी के मोशन को समझने वाले हैं। t is equal to 0 सेकेंड्स पर जब कार पोजीशन A पर थी तो ट्री अपनी ही फिक्स्ड पोजीशन पर था और वो हमेशा ही फिक्स्ड पोजीशन पर रहेगा। लेकिन कुछ देर के बाद, बिकॉज टाइम नेवर स्टॉप्स, कुछ देर के बाद t is equal to 10 सेकेंड्स के टाइम पर जब हमने अपने मोशन को स्टडी किया, अपनी इस पोजीशन को स्टडी किया, तो कार ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली थी और कार अपनी पोजीशन चेंज कर पोजीशन B पर आ चुका था और ट्री अभी भी वहीं था। यानी हमने देखा कि टाइम के साथ इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कार ने अपनी पोजीशन को चेंज किया फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो हम बोलेंगे कि ये कार मोशन में थी, इस कार ने मूवमेंट शो करी, क्योंकि ट्री अपनी पोजीशन पर ही था बट कार ने अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो हम तब बोलते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है जब वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। और किसी भी मूविंग बॉडी की ये कैरेक्टरिस्टिक है, या मैं कहूँगी सभी मूविंग बॉडीज की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करते हैं। अगर बॉडी मूव कर रही है तो जरूर उसने टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज किया होगा। अब जब हमने मूवमेंट पढ़ा, मोशन पढ़ा, तो वहां पे एक कंसेप्ट और आता है रेस्ट। अब बॉडी एट रेस्ट, या फिर रेस्ट का क्या मतलब है? रेस्ट का मतलब है कोई भी बॉडी जो मूव नहीं कर रही है, जो स्टॉप्ड है, जो स्टेशनरी है। रेस्ट एक स्टेट है जिसमें बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रही है टाइम के साथ, यानी टाइम तो बीत रहा है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और एनी काइंड ऑफ रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि अगर ये कार t is equal to 0 सेकेंड्स पर भी और t is equal to 10 सेकेंड्स पर भी अपनी पोजीशन A पर ही रहती विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट, तो हम बोलते हैं कि कार रेस्ट पर है, कार ने कोई मोशन ही नहीं शो करा। तो यहाँ पे रेस्ट का मतलब ही स्टेशनरी या फिर स्टॉप्ड होता है। स्टॉप्ड, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में रेस्ट का मतलब स्टॉप्ड और मोशन का मतलब मूवमेंट। तो मुझे लगता है आपको मोशन, मूवमेंट, मूविंग बॉडीज और ये सब समझ आ गया होगा। अब क्योंकि मैंने बार बार एक रेफरेंस पॉइंट का यूज किया है तो रेफरेंस पॉइंट को भी समझते हैं। Reference point is a fixed stationary object that is used to study or compare the position and movement of another object.
हम कभी भी दो बॉडीज के मोशन को, मूवमेंट को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं स्टडी कर सकते हैं। हमें जब भी किसी भी बॉडी के मोशन को स्टडी करना है तो हमें कोई फिक्स्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है जो कि अपनी पोजीशन ना चेंज करे, जो फिक्स्ड रहे, बट उसके रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरी बॉडी या मल्टीपल बॉडीज के मोशन को स्टडी कर सकें। तो रेफरेंस पॉइंट एक ऐसे ही पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल ये ट्री जो कि अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड था, स्टेशनरी था, रुका हुआ था, स्टॉप था, और हमने उसको यूज करके स्टडी किया, कंपेयर किया पोजीशन एंड मूवमेंट किसका, सम अदर बॉडीज का, जैसे हमने स्कार के मोशन को स्टडी किया। यानी रेफरेंस पॉइंट अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड रहता है, स्टेशनरी रहता है, बट उसको यूज करके हम किसी भी दूसरी बॉडी के मोशन को स्टडी कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को स्टडी कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट बॉडीज के मोशन को। तो इसी तरह से ये रेफरेंस पॉइंट काम करता है। अब मोशन तो हमें अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलते ही है, लेकिन मोशन सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन मोशन या कोई रैंडम मोशन ही नहीं होता। मोशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। तो जब भी हम टाइप्स ऑफ मोशन स्टडी करेंगे तो मेजर 4 कैटेगरीज के मोशन है जो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है ट्रांसलेटरी, लीनियर, रेक्टिलिनियर, या सबसे सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी एक ऐसा मोशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, वो अपनी डायरेक्शन को नहीं चेंज करे, वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, या वो जहां तक भी जा रही है, वो जितना भी मोशन कर रही है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करती रहे। ऐसी बॉडी को या ऐसे मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर हमें सबसे सिंपल एग्जाम्पल डिस्कस करना है तो एक कार जो कि एक स्ट्रेट हाईवे पर बिल्कुल सीधे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही हो, वो स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन एग्जिबिट कर रही होगी। उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन नाम से ही पता चल रहा है, यानी जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही हो, बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा एक सैटेलाइट जो कि अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन को शो कर रही है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। उस सैटेलाइट के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। उसके बाद आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जब एक ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड इंटरनल एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा हो। रोटेशनल मोशन का एग्जांपल हम ले सकते हैं समझने के लिए, जैसे ये एक फिक्स्ड बार है या फिक्स्ड रॉड है और ये अपने इस पर अटैच्ड है कोई फैन या फिर कोई भी ब्लेड्स जो कि ऐसे ही रोटेट कर रहे हैं, ऐसे ही मूव कर रहे हैं। ऐसे मोशन को हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं और यही इसका एग्जाम्पल होगा। जैसे कि एक सीलिंग फैन जो हमारी छत पर पंखा लगा होता है, वो अपनी रॉड से अटैच्ड होता है एंड रोटेट करता रहता है, यानी वो एक फिक्स्ड रॉड से अटैच्ड है, एक एक्सिस पर, अपने इंटरनल एक्सिस पर, अपने एक फिक्स्ड इंटरनल एक्सिस पर वो यहाँ पर अटैच्ड है एंड वो रोटेट कर रहा है, वो हर समय रोटेट कर रहा है। ऐसे मोशन को हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। उसके बाद आता है ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। एक ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट एक रेपिटेटिव टू एंड फ्रो मोशन या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन में हो अबाउट अ मीन पोजीशन, यानी कि ऑब्जेक्ट की कोई फिक्स्ड मीन पोजीशन है, पोजीशन O, और वो इसी के दोनों साइड्स पर बैक एंड फोर्थ मोशन शो कर रहा है या फिर टू एंड फ्रो मोशन शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी यहाँ पर थी, वो टाइम के साथ पहले O to A आई, A to B गई एंड वापस से ऊपर आ गई, यानी कि बॉडी ने ऐसे मूव किया, देन ऐसे मूव किया और वो वापस से फाइनली अपनी ही पोजीशन पर आ गई। यानी वो अपनी ही मीन पोजीशन से दोनों एक्सट्रीम साइड्स पर तो जा रही है बट टू एंड फ्रो मोशन शो कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन शो कर रही है, बैक एंड फोर्थ मोशन शो कर रही है। ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं, क्योंकि इसी तरह से वाइब्रेशंस होती है, इसी तरह से ऑसिलेशंस होती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल होगा मोशन ऑफ ए पेंडुलम।
किसी पेंडुलम का मोशन इसका बेस्ट एग्जांपल होगा, क्योंकि आपने देखा होगा पेंडुलम जब अटैच्ड होता है वो अपनी मीन पोजीशन पर होता है, बट जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करता है वो पोजीशन ए पर भी आएगा, वो पोजीशन बी पर भी आएगा, बट वो फाइनली यहाँ आने के बाद, यहाँ जाने के बाद वो वापस से अपनी मीन पोजीशन पर आएगा। यानी वो एक टू एंड फ्रो मोशन शो करेगा, एक बैक एंड फोर्थ मोशन शो करेगा। ऐसे ही मोशन को हम वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी के बारे में, यानी कि बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब कोई बॉडी मूव कर रही है तो क्या वो कोई डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करेगी? डिस्टेंस ट्रैवल्ड एक टर्म है जो कि हमें बताता है कि एक बॉडी जब वो मोशन कर रही थी तो विदाउट रेफरेंस टू द डायरेक्शन, यानी बिना इस चीज को सोचे कि वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही थी, उसने टोटल कितना रास्ता कवर किया, कितना लेंथ ऑफ द पाथ उसने कवर किया। यानी वो जिस भी पाथ पर मूव कर कर गई है बॉडी, उसकी लेंथ क्या थी, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ दैट हैज बीन कवर्ड बाय द बॉडी। यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी is the actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body moves। यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड वो लेंथ देता है पाथ की, एक्चुअल लेंथ, टोटल लेंथ जो कि एक मूविंग बॉडी ने कवर किया है, बिना इस चीज को मेंशन किए कि वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही थी। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, टोटल लेंथ यानी कि टोटल कितना बॉडी ने लेंथ कवर किया है उस पाथ का। डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमें उस इनडायरेक्ट पाथ का, यानी कि इनिशियल पोजीशन यानी स्टार्टिंग पोजीशन, इनिशियल पोजीशन का मतलब स्टार्टिंग पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन का मतलब जो एंडिंग पोजीशन थी, उनके बीच में चाहे पाथ कितना भी कर्व रहा हो, स्ट्रेट रहा हो, कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में बॉडी ने मूव किया हो, उसकी टोटल लेंथ क्या थी वो हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बॉडी का मोशन हो रहा था कहां से कहां, फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, बी टू सी एंड फाइनली फ्रॉम सी टू ए, यानी कि ए टू बी, बी टू सी एंड बैक फ्रॉम सी टू ए। बॉडी ने ए टू बी एंड बी टू सी एंड वापस से ए तक मोशन किया, तो इस दौरान उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमें, ये टोटल पाथ जो कवर किया गया उसकी टोटल लेंथ क्या थी वो हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड से मिलती है। तो इस केस में अगर हम अपनी बॉडी का डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो इन सभी रास्तों की, इन सभी पाथ्स की टोटल लेंथ होगी, यानी कि दिस 4 किलोमीटर्स प्लस 3 किलोमीटर्स प्लस 5 किलोमीटर्स, और इन सब का सम करके हमें अपने पाथ की टोटल लेंथ मिल जाएगी। यानी बॉडी ने 12 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया था फ्रॉम इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड बैक फ्रॉम सी टू ए। इस पूरे रास्ते को कवर करने के लिए बॉडी ने जो पाथ की लेंथ कवर की है वो 12 किलोमीटर है, एंड यही हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्योंकि एक लेंथ है, पाथ की लेंथ है, लेंथ को हमेशा हम बहुत सारी डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करते हैं, बट इसकी एसआई यूनिट जैसे कि हम जानते हैं वो है मीटर्स। मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की एसआई यूनिट है, बट और भी बहुत सारी यूनिट्स यूज होती हैं, क्योंकि कभी पाथ बहुत बड़ा होता है, कभी पाथ बहुत छोटा होता है, तो बहुत सारी अदर यूनिट्स जैसे कि किलोमीटर्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं जो कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड के लेंथ को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, स्केलर क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस ट्रैवल में हमने सबसे पहले ये मेंशन किया इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी मूव्स, यानी कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल के लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करती। दैट इज व्हाई डिस्टेंस ट्रैवल इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और कोई डायरेक्शन नहीं है। इसके बाद डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि ये तो टोटल लेंथ है ना उस पाथ का जो हमने कवर किया, तो टोटल पाथ की लेंथ नेगेटिव तो नहीं हो सकती। और अगर किसी बॉडी ने मूव करा, टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करा, काफी सारा डिस्टेंस कवर किया, तो वो जीरो भी नहीं हो सकता। इसीलिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी जीरो। ना ही तो वो जीरो हो सकता है कभी भी, और ना ही वो नेगेटिव हो सकता है। इट कैन नेवर हैव अ जीरो और अ नेगेटिव वैल्यू।
हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। हम मानते हैं कि बॉडी ने टाइम के साथ एक मोशन शो किया, बॉडी ने मूव किया फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी टू डी टू ई एंड फ्रॉम ई टू एफ। तो हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इस पूरे टोटल पाथ की लेंथ ही होगी। तो हम इन सभी वैल्यूज का जब सम कर देंगे, इन सब का सम टोटल होगा to the distance traveled by the body, that comes out to be 34 meters। यही हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल था इस बॉडी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी के बारे में। अभी तक हमने डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि बॉडी ने जो टोटल पाथ कवर किया है, जो भी मोशन किया है, उसके टोटल पाथ की लेंथ क्या थी, जो हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड ने बताया। लेकिन अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट इज वन ऑफ दोज क्वांटिटीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है मोशन को डिस्कस करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट हमें हमारे मोशन की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ के बारे में बताता है। किसी भी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जब भी बॉडी ने कोई मोशन किया, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर कोई कर्व, जिगजैग या कैसा भी रैंडम मोशन करके गई, अलग अलग रास्तों को कवर करके गई, तो क्या हो अगर उस मोशन की या जो टोटल डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया है, उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ हो, यानी कि सबसे छोटा रास्ता। तो डिस्प्लेसमेंट हमें उसी शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ के बारे में बताता है। व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, द शॉर्टेस्ट straight line distance between the initial position and final position of the body along with direction is known as its displacement। यानी बॉडी ने जब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर मूव किया, उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ along with the direction, यानी वो कौन सी डायरेक्शन में है, इसके साथ हम इसको डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, यानी कि वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करते वक्त डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट वैसे तो हमें सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन पाथ देती है, हमें उसके बारे में बताती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यानी वो रास्ता किधर की तरफ है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है, या कौन सी डायरेक्शन की तरफ है, ये जानना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को एक वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब क्योंकि अल्टीमेटली तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की लेंथ ही है, एक पाथ की लेंथ ही हमें दे रही है, इसलिए इसकी SI यूनिट भी मीटर ही होती है। और भी बहुत सारे यूनिट्स है जो कि हम डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं, जैसे लार्जर क्वांटिटीज के लिए किलोमीटर, या फिर सेवरल स्मॉलर क्वांटिटीज के लिए हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर एक्सेट्रा, कुछ अलग अलग टाइप की यूनिट्स यूज करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट को निकाला कैसे जाता है? मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ है। हम जब भी मैथ्स पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है किसी भी पॉइंट से कितने भी पाथ्स आ रहे हो, जो परपेंडिकुलर या जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो एक एग्जांपल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि बॉडी ए पोजीशन से बी पोजीशन तक मूव कर गई और फिर बी पोजीशन से सी पोजीशन तक मूव कर गई, यानी बॉडी का मोशन हुआ है फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। तो इस दौरान बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो हम इन दोनों क्वांटिटीज का सम कर अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो हमारी इनिशियल पोजीशन है ए एंड हमारी फाइनल पोजीशन है सी। तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ है वो AC है। AC is the shortest straight line path between our initial position and final position। इसलिए हमारी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट AC के बराबर होगी, यानी कि 13 मीटर्स के बराबर होगी। अब यहाँ पर तो मुझे AC की लेंथ ऑलरेडी पता थी, मैंने ऑलरेडी मेंशन की थी, लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है, इस स्ट्रेट लाइन पाथ की वैल्यू निकालनी है, तो हम अलग अलग मेथड से निकाल सकते हैं।
जैसे यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल की वजह से हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर वुड बी इक्वल टू AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर का सम। तो इस तरह से हम पाइथागोरस को यूज करके भी किसी भी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। वरना सबसे इजीएस्ट रास्ता है किसी भी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने का, टू ड्रॉ a straight line between the initial and final position of the body। अगर हम बॉडी की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन पाथ ड्रॉ कर लेंगे और उसकी लेंथ को मेजर कर लेंगे, उसकी पूरी लेंथ को हम स्केल से मेजर कर लेंगे, तो हमें हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव व्हेन अ बॉडी मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। हमने डिस्कस किया था कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी कैन नेवर बी जीरो और बी नेगेटिव। डिस्टेंस ट्रैवल्ड कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा नहीं है। किसी भी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, पहला केस। अब नेगेटिव कब होगी? हम मानते हैं कि बॉडी ने O पोजीशन से मूव करना स्टार्ट किया टुवर्ड्स राइट और वो A पोजीशन तक मूव कर गए। अब बॉडी ने क्योंकि राइट में मूव करना स्टार्ट किया था, अचानक से बॉडी ने अपने मोशन को रिवर्स कर लिया है और अब वो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर गई है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी, क्योंकि बॉडी ने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया है। बॉडी ने जहाँ से स्टार्ट किया था, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट O जो था, वहां पर से बॉडी ने राइट डायरेक्शन में मूव किया, बट सडनली बॉडी ने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो हम मानते हैं कि ये वाला डिस्टेंस अगर 5 मीटर्स है और ये वाला डिस्टेंस 12 मीटर्स है, तो अगर हमें अपनी बॉडी की नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी होगी तो हम +5 एंड -10 मीटर्स के अकॉर्डिंग -5 मीटर हम उसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो चुकी है। और ऐसे ही केसेस में जब डिस्प्लेसमेंट अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, स्टार्टिंग पॉइंट जहां से भी उसने स्टार्ट किया था, जिस भी डायरेक्शन में उसने मूव करना स्टार्ट किया था, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करना स्टार्ट कर दे, उस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती है। अब हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो व्हेन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी आर सेम। यानी कि अगर एक बॉडी ने फ्रॉम A मूव करना स्टार्ट किया, वो B तक गया, देन द बॉडी मूव फ्रॉम B टू C, C टू D, और फाइनली बॉडी वापस अपनी A पोजीशन पर ही आ गई है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि बॉडी की इनिशियल पोजीशन भी A ही थी एंड फाइनल पोजीशन भी A ही थी, और इस केस में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ है। बट जब फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ही सेम है, तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ क्या होगा? उनके बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, कोई शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ ही नहीं है। और इसीलिए जब भी बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। सिमिलरली बॉडी अगर कोई सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, यानी कि बॉडी ने राउंड ट्रिप लिया है, तो उस केस में भी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, बॉडी ने O पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया एंड वो मूव करके वापस से O पॉइंट पर पहुंच गई है, तो इस केस में भी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। यानी कि जब भी बॉडी एक राउंड ट्रिप लेगी तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो कहलाएगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज जीरो इफ द बॉडी मेक्स अ राउंड ट्रिप। यानी अगर बॉडी एक राउंड ट्रिप लेती है, यहाँ पे राउंड ट्रिप का मतलब सिर्फ सर्कुलर पाथ नहीं है, राउंड ट्रिप का मतलब एक ऐसा पाथ जहां पर बॉडी ने जहां से स्टार्ट किया वो वापस घूमकर उसी पोजीशन पर आ गई, यानी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बॉडी की सेम है। इस केस में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी।
अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जैसे क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक बॉडीज के सेम हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, लेकिन कब? किसी भी बॉडी का डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट इक्वल सिर्फ और सिर्फ तब होंगे जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अगर बॉडी ने फ्रॉम ए टू बी एक स्ट्रेट लाइन पाथ कवर किया है, तो इस केस में क्योंकि उसने एक स्ट्रेट लाइन में मूव किया है, तो इस केस में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा और डिस्प्लेसमेंट होगी, ये दोनों ही क्वांटिटीज की वैल्यू बिल्कुल इक्वल होगी। यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट ये कब इक्वल होते हैं? when the body moves in a straight line। जब भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, उसके थ्रू ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस और उसके डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यूज इक्वल होती। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। हमने बार बार देखा कि जब हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी जैसे वर्ड्स आ रहे थे, जिनके बारे में हमने थोड़ा जाना, बट अब हम उनके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। तो सबसे पहले कोई फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? साइंस की कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसा सिस्टम जिसकी वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं, हम उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सभी अलग अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब बेसिकली दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, दैट आर स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है, साइज है, यानी कि क्वांटिटी है, वैल्यू है, बट उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन में वो नहीं एक्ट करता, ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, स्पीड, वर्क, एनर्जी, मास। क्या हमने कभी सुना है कि मास का कोई डायरेक्शन है? हमारा मास 50 kg है इन ईस्ट डायरेक्शन? नहीं, क्योंकि मास की कोई डायरेक्शन नहीं है, उसकी सिर्फ वैल्यू होती है। सिमिलरली हमने डिस्टेंस ट्रैवल्ड में पढ़ा था विदाउट एनी स्पेसिफाइड डायरेक्शन, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड की भी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इसी तरह स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिनके पास वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, कुछ अमाउंट है, बट उनके पास कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती है। ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। दूसरी तरफ होती है वेक्टर क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, यानी अमाउंट, वैल्यू है, साइज है, बट उसके साथ साथ उसके पास डायरेक्शन भी है। यानी वेक्टर क्वांटिटी के पास वैल्यू भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी है। एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ही कोई वेक्टर क्वांटिटी एक्ट करती है। ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सभी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज है। जैसे हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करती है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ होता है एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट की अपनी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को लिखना है, तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 5 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जैसे टर्म्स को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, बट जैसा आपने सुना होगा फोर्स भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही एक्ट करता है। जैसे कि फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स वेस्ट और फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। फोर्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है जिसमें वो एक्ट करता है। तो दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है, दूसरी तरफ वेक्टर क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है।